हजारों बरस नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। हजारों बरस नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर ऐसा। ये जो हम जब आज एक परिवार की तरह से बाबा साहब की जन्म जयंती मना रहे हैं और उनके नामों को याद कर रहे हैं, ये मेरे दिल में बात आ रही है कि बाबा साहब वो एक अंधेरे में जो जलती हुई मशाल है जिसने पूरी मानवता के मार्ग को रोशन किया है। बहुत महत्वपूर्ण बातें कही जा चुकी हैं। मैं उसी में कुछ बातें जोड़ना चाहता हूँ, पर उससे पहले मैं हमारी जो आयोजक टीम है, जो हमारी एसोसिएशन है और सारा दिल्ली यूनिवर्सिटी एसोसिएशन आई हुई है, उनके प्रति मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जो है इस दिन को सेलिब्रेट करना एक तरह से पूरे हमारे जो राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया है उसको याद करना। आप देखिए कि मुझे ये बात याद आती है कि जब भी हम आज को समझना चाहते हैं तो थोड़ा सा पीछे भी झांकना चाहिए। जब भारत देश की आजादी की बात हो रही थी तो बहुत सारे एडिटोरियल लिखे जाते कि ये तो देश कभी आजाद होने के काबिल भी नहीं। ये कि क्या होगा जब भारत देश आजाद हुए। आप देखिए जब हम झंडा लहराते थे तो बहुत सारे उस समय आप देश विदेश के कई अखबारों के एडिटोरियल पढ़ेंगे तो कह रहे थे ये देश ज्यादा दिन रुकेगा नहीं, ये देश बन के नहीं रहेगा। ये तो प्रिंसली स्टेट्स का एक बहुत हिंसक गठजोड़ है। पर आज जब हम आप देखिए हम अपने गणतंत्र होने के 75 साल मना रहे हैं। हमने आज अपने जो हिंसा हुई उनके परिवारों के प्रति, उन लोगों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि दी। हम एक सही मायने में परिवार बने। मुझे लगता है वो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब के कारण। बाबा साहब देखिए जब संविधान की बात आती है तो जो वो 4 पिलर्स की घोषणा करते हैं उससे 4 पिलर्स में जब हम आते हैं इक्वालिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी और जस्टिस, न्याय की जो बात, जो समाज, जो देश, जो दुनिया न्याय के रास्ते पे चलेगी वो फिर उसमें कभी गिरावट नहीं होगी। आप देखिए कितने सारे देश थे जो कि उसी समय 40s में आजाद हुए। उनमें से बहुत सारे देश को आज आप उनको देश बोल नहीं सकते। कोई भी देश में कोई भी मिलिट्री वाला रूलर आके कब्जा कर ले। ये जो मजबूत राष्ट्र निर्माण की जो बात है, आपको ये देखना होगा कि वो क्या बात कर रहे हैं। जब 30s में जब बात हो रही थी कि भाई जल्दी से अब देश आजाद होगा, हम इसमें जल्दी अपने अपने हिस्से ले लेते हैं सब लोग। उस समय आप समझ रहे हैं कि उस समय तो ये चर्चा होती थी कि किसके पास कितनी जमीन है, कितने सारे उसके पास जीव जंतु हैं, कितनी गाय भैंस है। पर बाबा साहब उस समय ये सोच रहे हैं कि ये देश बनेगा कैसे। आप देखिए कि किताब लिखते हैं 38 में एनाइलेशन ऑफ कास्ट। 38 में जब अभी आजादी की बात नहीं है, क्योंकि वो चाह रहे कि स्वराज बने, ये राष्ट्र बने। और अब ये जब हम बात कर रहे हैं, मैं बहुत जो है ये बात मेरे जब भी मैं सोचता हूँ मुझे लगा क्या जैसे उनके जो मैंने आपसे बात करी ना, एक नरगिस की वाली बात कि कैसे हजारों साल लगते हैं एक महान पुरुष को बनने में, किस प्रकार से मायने समझाते हैं बाबा साहब। अब देखिए वो आपने 3 शब्द सुने होंगे, लिबर्टी का हमें सब पता है, आजकल सब कहते हैं मैं आजाद हूँ, कुछ भी बोल सकता हूँ। इक्वालिटी की बात सब करते हैं, पर बाबा साहब फ्रेटर्निटी की बहुत एक जोर देते हैं। आप संविधान में सब चीजों की व्यवस्था कर सकते हो, आप लिख के दे सकते हो। आप देखिए सारे आर्टिकल्स, आप आर्टिकल 14 से लेके जितने सारे आर्टिकल्स 21 आप देखिए राइट टू लाइफ, उसमें सब कुछ है। पर फ्रेटर्निटी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात जो आपने दूसरी एसोसिएशंस के लोगों को बुला के यहाँ जो एक मजबूत एक मैसेज दिया, ये बहुत बहुत गंभीर बात।
ये संविधान से नहीं आ सकती, बाहर से नहीं आ सकती। कोई ऑफिस ऑर्डर, कोई सर्कुलर नहीं इसको ला सकता कि जो मेरे पड़ोस में कोई भूखा है, मुझे मुझे और मेरी थाली में बहुत सारी रोटियां रखी है, ये कोई बात नहीं होना चाहिए। मेरे पास बहुत सारा ज्ञान है और मैंने पीएचडी कर लिया, पर मेरे पड़ोस में कोई बच्चा है वो स्कूल नहीं जा पा रहा है। ये फ्रेटर्निटी की बात, ये समझाने की बात कर रहे हैं बाबा साहब। हम जब आप जन्म जयंती मना रहे हैं, हम जब आप एक दूसरे की तरफ प्रेम से देख रहे हैं, एक दूसरे में भाईचारा और मानवता का जो सबसे बड़ा पक्ष, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैंने अपने जीवन की शुरुआत करी है 2000 की घटना। मैं अब इग्नू में हूँ, इंग्लिश डिपार्टमेंट में। मैं कई देशों में मुझे जाने का, मेरी यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में कई देशों में जाता हूँ। ऑस्ट्रेलिया में मैं गया एक बार, तो मैं वहां से साल भर का प्रोग्राम था, तो मैं वापस आया। मुझे लोग कहने लगे कि भाई तुम वापस क्यों आए, वहां इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी वहीं रह जाते, वहां इतने अच्छे डॉलर मिल रहे थे तुम्हें। तो मैं एक बार तो ये लगा कि ये बात तो अच्छी है, पर मैंने बाबा साहब की तरफ देखा, मुझे लगा कि जब बाबा साहब एल्फिंस्टन स्कूल कॉलेज से लेके जब वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और कोलंबिया की जब बात कर रहे हैं, जब डबल पीएचडी लेते हैं, डीएससी बार एट लॉ, इस दुनिया का सबसे बड़ा रिज्यूमे उनका है, वो आदमी क्या सोच रहा है? वो सोच रहा है कि वापस जाना है, वापस जाके तो किसकी सेवा करनी है? इस देश की सेवा करनी। तो आप देखिए कि एजुकेशन की बात कर रहे हैं, आप देखिए मानवता के जो उस दार्शनिक की बात मैं बता रहा हूं, बाबा साहब को आप किसी एंगल से जाके, आप राजनीतिक, धार्मिक, किसी भी एंगल से पर मिल रहा है। आज भी एक बात तरफ हमें देखना पड़ेगा कि वो शिक्षा के सबसे बड़े एक एम्बेसडर, शिक्षा के दार्शनिक। शिक्षा का मतलब आप थोड़ा समझते हैं, शिक्षा क्या है? एक एलिमेंट टॉफलर नाम से कहता है कि शिक्षा के मायने 21वीं शताब्दी में बदल जाएंगे। जिस समय में हम आज हैं, आज शिक्षा के मायने बदल जाएंगे। अब शिक्षा, कौन शिक्षित है इस बात की ये पहचान होगी कि प्रबोध कुमार ने बहुत बड़ी एक पीएचडी डिग्री ली हुई है, उसको कन्वोकेशन में प्रेसिडेंट ने डिग्री दिया या उसने डबल एमए किया। वो कहते हैं कि क्या किस बात से ये बात मानी जाएगी, आप पढ़े लिखे हो, कि आप उन डिग्रियों का बोझ हटा सकते हो कि नहीं अपने से? हाउ पॉसिबली कैन यू अनलर्न द एजुकेशनल मैसेजेस? हाउ यू कैन रीलोकेट टू अ न्यू सिचुएशन? हाउ यू कैन अडेप्ट टू अ डिफरेंट सिचुएशन? क्या आप, मैं गांव मोहल्ले में जाके मैं किसी अपने भाई बहन के साथ मिलके, जिसके पास वो डिग्री नहीं है, क्या उसके साथ बैठ के उसको डिग्री दे सकता हूं कि नहीं? ये बड़ी बात है। आप मैं बता रहा हूं, अनलर्न करना बहुत जरूरी है। वो बाबा साहब उस समय कर रहे हैं। जो आदमी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जब उसका लोहा मान रहे हैं, जॉन ड्यूई की बात कर रहे हैं, दुनिया के, आपको मैं बता रहा हूं, एक सर आइवर जेनिंग्स ने जब ये बात हो रही थी कि उन्होंने दुनिया के कई देशों का संविधान लिखा, उनके पास भी कुछ लोग गए कि आप भारत का भी संविधान लिखो। वो कहते हैं कि तुम्हारे देश में एक आदमी बैठा है, क्योंकि संविधान उसी को लिखना चाहिए जिसको उस देश की मनोस्थिति का पता हो, जो उस देश की सांस्कृतिक चीजों को परिचित हो। ऐसे थोड़ी को बाहर से कोई चीज ले आएंगे वो हमें सूट कर जाएगी। तो पूरी दुनिया में उसका लोहा था, पर वो यहाँ आ गया। वो इस मिट्टी को, इसको आप कैसे अपने माथे से लगाते हैं और इसकी सेवा करते हैं। 20 में आप देखिए, 1920 से लेकर आप 1956 तक का सफर, कोई ऐसा इंसान नहीं हुआ जितने इतने सीमित समय में इतने बड़े देश में इतना महत्वपूर्ण परिवर्तन कर दिया। ये मैं आपको ये क्या बात कर रहे थे कि हम जो शिक्षित बड़ों की बात वहीं से ना रहा है कि शिक्षित जो बन जाएगा ना, उसको फिर और किसी चीज की जरूरत नहीं। एक और बात है कि कल्टीवेशन ऑफ माइंड इज द अल्टीमेट पर्पस ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। चेतना का विकास ही हमारा सबसे बड़ा। ये अगर चेतना का विकास हो गया तो आप देखिए क्या है कि भाई अब क्या मैं रोज कपड़े पहनना है, बहुत अच्छा उजला कपड़ा पहनना है, नई नई चीजें मार्केट में हमें प्रभावित करती हैं, हम जाते हैं, होर्डिंग्स लगे हुए हैं, पर क्या हम अपने माइंड को पावर दे रहे हैं कि नहीं? क्या मैं ये रात को सोने से पहले सोचता हूं कि मैंने कोई नया विचार मैंने अपने दिमाग में डाला कि नहीं? क्या मुझे परेशानी होती है
कि आज मैंने कोई नई चीज भी सीखी, क्या कैसे मैं इस अपने व्यक्तित्व को, अपने समाज को, अपने देश को, इस दुनिया को कैसे बेहतर बना सकता हूँ। क्या मैं बाबा साहब की जयंती बनाने के अलावा हर रोज, देखिए एक भी बात मैं आपसे हाथ जोड़ के विनम्रता से प्रार्थना कर रहा हूँ कि बाबा साहब ऐसे व्यक्ति नहीं है। हम बड़े लोगों का सम्मान करते हैं, फिर हर साल उनके लिए इकट्ठा होते हैं, पर बाबा साहब को उनकी जन्म जयंती के अलावा हर रोज, बल्कि हर पल, जब भी आपके दिमाग के सामने, आंखों के सामने अंधेरा आना शुरू हो जाए, जब भी आप अपने आप को किसी दोराहे में पाए, जब भी आपको लगे कि मुझे अब जीवन में क्या करना है, उसी समय बाबा साहब को याद करना चाहिए। उसी समय बाबा साहब के कामों को, उनके चिंतन को, उनके लेखन को, उनको याद करेंगे तो आपके सामने ऐसी रोशनी हो जाएगी जैसे कोई सूरज निकला हो। और आपको कभी भी कोई, आजकल बहुत लोग बातें करें डिप्रेशन की, आजकल स्ट्रेस बहुत है, आजकल मेरे को तो ये कुछ वो नहीं हो रहा, मुझे लगता है कि ये आपको ये बातें बेकार की लगने लगी हैं। तो ये वाली बात जो है, और बाबा साहब की जो चिंतन में जब आप बातें हैं, जिससे बार बार शिक्षा की बात आ रही, शिक्षा, महिला शिक्षा की बात, देखिए हमारी साथी ने भी बात करी और सब लोग बात करी, वो ये आधी आबादी को आप पीछे नहीं छोड़ सकते। आधी आबादी की बात उन्होंने करी अपने सारे आंदोलनों में। बहुत कम इस पे रिसर्च हो रही है। आपको देखना कि जैसे जैसे बाबा साहब के और जन्म हो रहे हैं, उनके नए नए पक्ष सामने आएंगे, उनके नए नए, जो वो अपने दो पीपल्स एजुकेशनल सोसाइटी के माध्यम से वो जो सिद्धार्थ कॉलेज और मिलन कॉलेज खोले, वो उनके स्टूडेंट बहुत आगे बढ़े, उन्होंने बहुत बड़े बड़े ऑफिसर बने हुआ। तो वो जब बात करते हैं, जो महार सत्याग्रह जल के लिए जो उन्होंने बात की, उसमें महिलाओं को लीडरशिप दिया था। जो हमारे समता दल वाले हमारे विद्वान साथी बता रहे थे कि कैसे वो चाहते थे कि जो हर सामाजिक उसमें महिलाओं की व्यापक बराबर से भी ज्यादा भागीदारी होनी चाहिए। अब ये बात अब हम मोटा मोटा मान चुके हैं कि महिलाओं के नेतृत्व से ये दुनिया ज्यादा शांति प्राप्त कर सकती है। महिलाओं, पुरुषों ने बहुत सारी वर्ल्ड वार करवा दी है और बहुत सारे संकट पैदा की। अब समय बाबा साहब का चिंतन में आना है, तो हमें अपनी जो महिला शक्ति है, मातृ शक्ति है, हमारे घर में जो बातें हैं और उनकी शिक्षा के ऊपर बात ज्यादा होनी चाहिए। मैं बहुत सारी बातें इसमें मैंने किताब लिखी है जिसमें बाबा साहब के शैक्षणिक दर्शन की बात है कि क्या उनका विचार था कि कैसे हम शिक्षा के माध्यम से और आज उनके जितने भी वॉल्यूम्स है, जितने भी उनके लेखन की बात है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने उनकी लेखों को, उनके पत्रों को, उनके भाषणों को वॉल्यूम्स में बनाया। आप कोई भी वॉल्यूम उठाएंगे, हर दूसरी लाइन में शिक्षा के महत्व की बात है। हर दूसरी लाइन लोग कह रहे हैं कि ये बात यहां से ये भी जानी चाहिए कि जो संकट की बात बताई गई है कि प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, कमर्शियलाइजेशन, बाबा साहब को बड़ा इसका चिंता है। वो अगर वो यही बात है कि जब शिक्षा महंगी हो जाएगी तो क्या हम उसे शिक्षा बोल सकते हैं? क्या वो शिक्षा, वो तो फिर एक तरह से कोड हो जाएगा जो कुछ ही लोग खरीद के उसको यूज कर सकते हैं। शिक्षा का मतलब होता है, हम मुझे लगा कि जब आज हम इकट्ठा हो रहे हैं तो इस बात की कोशिश करें कि कर्मचारी आंदोलन के माध्यम से आप लोगों का बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि किस तरह से हम जो ये महंगी होती शिक्षा, मेरी यूनिवर्सिटी में बता रहा हूं आपको, अगर पार्लियामेंट्री डिबेट्स को आप फॉलो करेंगे तो उसमें पता लगेगा कि जब भी डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और ये जो महंगे कोर्सेज की पढ़ाई होती थी ना, तो हमारे जो है मेंबर्स बड़े चिंतित थे लोग सब कि भाई अगर जो आदमी जो 1 करोड़ रुपए में डॉक्टर बनेगा वो इलाज कैसे करेगा, वो तो रिकवरी करेगा। जो इंजीनियर है इतना महंगा पढ़ाई करके करेगा, जो वकील है, आप देखिए 50-50 लाख रुपए में एलएलबी की डिग्री हो रही, वो समाज किस दिशा में ले जाएंगे उसको। तो ये बात आनी चाहिए कि हम क्या इवन हायर एजुकेशन को, राइट टू एजुकेशन देखिए 2009 में आ गया है, हमारे स्कूलों में पढ़ सकते हैं बच्चे की। हायर एजुकेशन में क्या हम इसको प्रावधान नहीं कर सकते कि जो पढ़ाई है उसका कम से कम और आप उसकी फैसिलिटी जो और हम एक्स्ट्रा प्रोविजंस हैं उसके लिए आप चाहते हैं, पर पढ़ाई वो फ्री होनी चाहिए, वो कंपल्सरी। बिल्कुल इसके प्रति किसी आदमी को ये नहीं होना चाहिए कि मेरे पास फीस नहीं है, मैं इसमें नहीं जा सकता।
मेरी यूनिवर्सिटी तो मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पे मोस्ट क्वालिटेटिव एजुकेशन देती है, और भारत सरकार ने उसको बहुत, आप कभी डिग्री का कोई कभी भी डिफरेंस नहीं रहा। कोई भी बच्चा अपने जाके ऑनलाइन 10 मिनट में आप एडमिशन ले सकते हो, और बहुत सारे बच्चे आईएएस आईपीएस और बहुत सारी डिग्री नौकरियां पा रहे। इस बात से मैं अपनी बात को सीमित रखूंगा। मैं बहुत ज्यादा, देखिए आप लोग सभी विद्वान हैं, आप लोग सभी सामाजिक चिंतन के तहत अपनी जिम्मेदारी के तहत यहाँ बैठे हुए हैं। आप हर रोज, मुझे लगता है कि जो उनको श्रद्धांजलि देने का सबसे महत्वपूर्ण व्यापक कोई तरीका है, तो हर रोज सुबह एक बार अपना जीवन, जब हम अपने दिनचर्या शुरू करते हैं, तो आप देखेंगे कि आज मुझे बाबा साहब के जीवन से, उनके संघर्ष से, उनके दर्शन से आज मैं क्या उनको श्रद्धांजलि दे सकता। और एक कोई भी चीज अच्छी पढ़नी और लिखनी चाहिए। बाबा साहब ने जो, हम यहाँ बैठे हैं, एक पढ़ने का अंबार, कुछ लोग कहते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी बनाई, बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई प्रॉपर्टी वालों को कोई याद नहीं करता। बाबा साहब की 1.5 लाख किताबों की पर्सनल लाइब्रेरी, जिस आदमी ने 1.5 लाख किताबें पढ़ रहे हो, उसका आप सोच सकते हो चिंतन कैसा। बस एक टाइटल है और किताबें। क्या हम ये संकल्प नहीं कर सकते कि एक महत्वपूर्ण जीवन को बढ़ाने वाली, मेरे विचार को बढ़ाने वाली, जिसको जो मैं और मेरे, और उसमें मुझसे बाहर जाके मेरे पूरे समाज से मुझे जोड़ दे। आई मीन माई सेल्फ से हम क्या वी आवर अस नहीं सोच सकते हैं। किस प्रकार से ये हमारी भारत की धरती जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है, वो श्लोक में यही बात आती है कि भाई वही आदमी इस वसुधैव, जो एक वर्ल्ड फैमिली का ना, वही हो सकता है जो मेरा तेरा की बात नहीं कर सकता। ये कमीज तो मैंने पहनी हुई है, नहीं मैं थोड़ी लाया, ये मेरे बाद कोई कुछ और, कोई मेरी जो चीजें हैं वो किसी और हिस्से में जाएंगे। मेरा तेरा करने वाले और ये जो विभाजन करने वाले समाज में, ये कभी इस बेहतरीन दुनिया का एग्जाम्पल उसका हिस्सा नहीं बन सकता। आपसे मेरी बहुत हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि हर रोज इस दिन के बारे में हम सोचेंगे और अपनी सच्ची श्रद्धांजलि देंगे। मैं अपनी बातों को, और इस संकल्प के साथ, मैं पिछले, आप हमारे जो आयोजन मंडल के लोग हैं उनको बता भी है कि हमने एक ऐसा ग्रुप बनाया है, एक नेटवर्क बनाया है, जिसमें हम जो भी बच्चे हैं उनको एजुकेशनल काउंसलिंग दे रहे हैं। क्या हो रहा है कि कोई भी पड़ोस में किसी बच्चे ने लिया कोर्स, वही कोर्स ले लो जल्दी से, या उसके प्रति एक ईर्ष्या भाव, अपनी एबिलिटी को असेस करने वाली बात नहीं। बाबा साहब का एक और मैं बात बताता हूँ, ये बहुत गंभीरता से बात कहनी है कि बाबा साहब को एक बार नागपुर में किसी फंक्शन में बुलाया गया, और उनको स्वागत करने वाली महिलाओं की टीम, क्योंकि वो कहते थे कि महिलाओं की बहुत भागीदारी होनी चाहिए, और उस टीम में कुछ कॉलेज की लड़कियां जो उनको आगे लेके जा रही थी। उन्होंने पूछा आप क्या करते हो, तो उन्होंने कहा कि हम तो कॉलेज में अपनी ग्रेजुएशन कर रहे हैं। बाबा साहब ने उसी समय रुके और उन लड़कियों को कहा कि आप इसका हिस्सा नहीं होंगे, आप पहले अपनी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी करो, आप अपनी पहले डिग्री पूरी करो, एलिजिबल हो, पढ़ाई पूरी करो, अभी नहीं करना है आपने, पॉलिटिक्स और सामाजिक संघर्ष बाद में हो। मेरी बात आप समझ लो। तो ये जब हम ये बात आए, तो हमने एज टीचर्स, अब हम तो 25 साल से ज्यादा हुए, हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, जेएनयू हो, इग्नू हो, जामिया हो, आईपी हो, उनका एक टीचर्स का एक हमने बनाया है। कोई भी अगर परेशानी आएगी, आप चाहते हैं कि बच्चों की काउंसलिंग करे जाए या उनको कोर्सेज के बारे में, कई बार किसी छोटे से कारण से ही, आप देखिए किसी कॉलेज में बच्चे का एडमिशन नहीं हो पाता, आपने इतने हजारों एग्जाम्पल देखे, कई बार तो सिर्फ फॉर्म में एक छोटी सी बिंदी की गलती से नहीं हो पाता। तो ऐसी कोई दिक्कत बच्चे को नहीं आए, उसके लिए हम प्रयास करते हैं, हम मिलजुल के, और आपके यहाँ एक बहुत ही बल मिला है मैं देख के कि हम ऐसे ही हर रोज अपने ताकत लगाएंगे और भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के सपनों का भारत हम हासिल करके रहेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।